Welcome to the final lecture of chapter 3 of the book of Halliday, Resnick और क्रेन। और जो टॉपिक हम आज स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। और एप्लीकेशन से ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए। और जब से मैंने ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स में ही हमने न्यूटन की इक्वेशंस को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन्स के लॉज हैं या ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ये डायरेक्ट हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है। यानी इसका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं और हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं या हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाते हैं या उनके ऊपर फोर्सेस लगाते हैं, तो वो यही न्यूटन लॉज और न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम रियल लाइफ प्रॉब्लम, हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को न्यूटन लॉज की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो आइडियल सिचुएशंस होती हैं, यानी हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा आसान करके देखते हैं। और फिज़िक्स के अंदर यही रूल है कि आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को आसान करके पहले सॉल्व करते हैं, और एक दफ़ा जब आपको जनरल मेथड पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर हम उनमें आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते जाते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। यानी एक प्रॉब्लम को आप आसान बना के सॉल्व करते हैं और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा के उसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं या रियल लाइफ के करीब तरीन ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस चैप्टर में जब हम प्रॉब्लम्स को डील करेंगे तो हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर करेंगे, लेकिन चौथे और पांचवें चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे तो हम ये सीख चुके होंगे कि फ्रिक्शन के बिना प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर हम आहिस्ता से फ्रिक्शन को भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे और देखेंगे कि जो हमारे प्रॉब्लम्स के आंसर्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जो एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है। और ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि ये चौंके रिलेटेड है हमारी रियल लाइफ से, तो मैं इसमें 3 एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाला हूँ जो ऑफ कोर्स न्यूटन्स लॉ को और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे हम उनसे रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स होंगी वो थोड़ी सी आइडियलाइज होंगी, लेकिन आप देख सकेंगे कि ये वही प्रॉब्लम्स है जो हम रियल लाइफ में डील करते हैं। यानी हम किसी चीज़ को धकेल रहे होंगे, उसके ऊपर फोर्सेस लगा रहे होंगे, या आप लिफ्ट में देखते हैं एलिवेटर के अंदर ऊपर या नीचे जाते हैं उसकी मदद से, तो ये सारे वही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम उनको थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखेंगे। अब रूल्स हमारे पास सेम है। मैंने पहले भी जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाया था तो मैंने इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि आप ऑब्जेक्ट्स को किस तरह ट्रीट करते हैं या प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए। और यहाँ पे भी वही बेसिक अजम्पशंस हैं। जो पहली अजम्पशन है वो ये है कि हम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। पार्टिकल की तरह ट्रीट करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जैसे एक बस है या कार है, तो जब वो मूव करती है तो कार का हर पार्टिकल, कार अब छोटे छोटे ज़रों से मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल ट्रीट करने का मतलब ये है कि जब आप कार लेते हैं तो उसको हम पार्टिकल अगर ट्रीट करते हैं तो इसका मतलब है कि कार का हर पॉइंट जो है वो एक ही स्पीड से एक ही लाइन में मूव कर रहा है, और हम देखते हैं कि कार जो है वो एज ऑब्जेक्ट एज अ होल मूव करती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो सेम है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है, जो उसके अंदर स्पीड प्रोड्यूस हो रही है वो सेम है। तो ऐसी सूरत में हम उसको पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। तो दैट्स आवर फर्स्ट अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन हमारी ये है कि अगर हमारे पास किसी प्रॉब्लम के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम हर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेपरेटली न्यूटन का दूसरा लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे, जो है समेशन एफ इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और फाइनली अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स के अंदर स्ट्रिंग्स आती हैं या रोप्स आती हैं तो उनको हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो मैसलेस हैं। मैसलेस अजम्पशन लेने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें ये पता चलेगा कि जो फोर्स अगर उनको हमने मूव करवाना है तो हमें उनके ऊपर फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ यही बताता है, समेशन एफ इक्वल्स एम टाइम्स ए, कि अगर ऑब्जेक्ट मैसलेस है तो इसका मतलब है उसको मूव करवाने के लिए आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। दूसरी जो अजम्पशन है वो ये लेंगे कि ये जो रोप्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं ये इनएक्सटेंसिबल है, यानी ये स्ट्रेच नहीं होती। अगर ये स्ट्रेच नहीं होती और आपने दो ऑब्जेक्ट्स को किसी रस्सी की मदद से बांधा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो चूंकि स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच नहीं होती तो जो टेंशन है वो दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगी और दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिससे हमारे पास ये नतीजा आता है कि
एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वही वेलोसिटी और वही एक्सेलरेशन जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी प्रोड्यूस होगा। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी रस्सी से जुड़े हुए हैं या वैसे एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं, और आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जो उनके अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। तो ये 3 अजम्पशंस हैं हमारे पास, और इनको लेके अब मैं 3 एग्जांपल्स इस लेक्चर में सॉल्व करूंगा। So this is the first example that I want to solve, and the statement of this example is a worker W is pushing a packing crate of mass M1 equals 4.2 kilograms. In front of the crate is a second crate of mass M2 equals 1.4 kilogram. Both crates slide across the floor without friction. The worker pushes on crate 1 with a force P1W equals 3 Newton. Find the acceleration of the crates and the force exerted by crate 1 on crate 2. So statement हमें ये बता रही है कि हमारे पास एक सरफेस के ऊपर 2 क्रेट पड़े हुए हैं जिनके ऊपर एक वर्कर जो है वो फोर्स लगा रहा है। इस तरह के वर्कर जो फोर्स लगा रहा है वो क्रेट 1 के ऊपर है, और चूँकि क्रेट 2 जो है वो क्रेट 1 के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए वो भी साथ मूव करता है। दोनों क्रेट्स की मैसेज दी हुई हैं हमें, और हमें ये कहा गया है कि आप जो क्रेट्स के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कैलकुलेट करें, और दूसरा जो पहला क्रेट दूसरे क्रेट के ऊपर फोर्स लगाता है वो कैलकुलेट करें। तो ये 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले करते आए हैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफ़ाइन करेंगे। और कोऑर्डिनेट सिस्टम चूँकि चूज़ करना हमारी अपनी फ्रीडम है तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं या जिस डायरेक्शन में वर्कर जो है वो क्रेट्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो चूँकि वर्कर जो है वो क्रेट्स के ऊपर फोर्स टुवर्ड्स राइट लगा रहा है तो हम ये टुवर्ड्स राइट जो है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लेते हैं। दूसरे स्टेप में हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है इन दोनों क्रेट्स की, और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने पहले ऑब्जेक्ट को यानी पहले क्रेट को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, और ये दूसरे क्रेट को रिप्रेजेंट कर लिया है। मैंने इन पार्टिकल्स को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है ताकि आप देख सकें, लेकिन आप बेशक इनका साइज़ एक नुक्ते की तरह, डॉट की तरह भी ले सकते हैं। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इन पार्टिकल्स के ऊपर फोर्सेस देखनी है कि कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। क्योंकि फोर्स जो है वो प्योरली एक्स एक्सिस के अलांग है, तो इसके ऊपर जो एक फोर्स लग रही है वो टुवर्ड्स राइट है, और ये फोर्स जो है ये वर्कर लगा रहा है क्रेट 1 के ऊपर, तो ये F1W है। और ये वाला जो क्रेट है ये क्रेट 1 है, ये वाला जो क्रेट है ये क्रेट 2 है, और इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं। इसके ऊपर जो पहली फोर्स लग रही है वो आप इस अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पे दोनों क्रेट्स चूंकि एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं तो दोनों क्रेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं। ये न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो जो फोर्स इस क्रेट 2 के ऊपर लग रही है ये टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये है F21, वो फोर्स जो क्रेट 2 के ऊपर क्रेट 1 लगा रहा है। और चूंकि इसका रिएक्शन भी हमारे पास मौजूद है, जो फोर्स क्रेट 1 के ऊपर लग रही है क्रेट 2 की वजह से, तो ये F12 है। और मैंने अभी बताया जो हमने अजम्पशन ली है कि अगर ऑब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे मूव करते हैं, जिसका मतलब है कि उनमें जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज प्रोड्यूस होंगी वो सेम होंगी। यहाँ पे चूँकि हम एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो दोनों क्रेट्स के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो सेम होता है। अब अगर हम क्रेट 1 के अंदर पैदा होने वाले एक्सेलरेशन को A1 कह लें और क्रेट 2 के अंदर पैदा होने वाले एक्सेलरेशन को A2 कह लें, तो जो हमारे पास कंडीशन बनती है वो बनती है A1 शुड बी इक्वल टू A2, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं A, कोई कंबाइंड नाम दे सकते हैं। तो इसका मतलब है जहाँ पे भी हमारे पास A1 या A2 आएगा वहाँ पे हम A ले सकते हैं। अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ, और न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि आप समेशन F इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, और अभी मैंने अजम्पशन में आपको बताया था कि जब आपने न्यूटन सेकंड लॉ लेना है और हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ सेपरेटली लगाना है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अब आप न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे तो जो पहले ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा वो बनेगा समेशन F1
इक्वल्स मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड जो दूसरे के लिए बनेगा वो बनेगा समेशन F2 इक्वल्स mass of the second object times acceleration produced in the second object। अब आपने ये देखना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं और सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी? पहली फोर्स ये जो वर्कर लगा रहा है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो हर वो फोर्स जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगी वो पॉजिटिव होगी, तो ये बनेगी F1W फोर्स ऑन क्रेट 1 ड्यू टू वर्कर। और जो दूसरी फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, जो शायद इस डायग्राम से, जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रा किया है, आपको एविडेंट ना हो, लेकिन वो फोर्स ये वाली फोर्स है F12 जो दूसरा क्रेट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है। ये फोर्स इस सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रही बल्कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। इनफैक्ट लेट मी अरेज इट फ्रॉम हियर फ्रॉम द सेकंड ऑब्जेक्ट एंड शो इट ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो दूसरी फोर्स लग रही है वो है F12 जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, जो दूसरा क्रेट पहले क्रेट के ऊपर लगा रहा है। तो ये बन जाएगा -F12 और अब ये इक्वल आ जाएगा M1 मास ऑफ फर्स्ट क्रेट टाइम्स एक्सेलरेशन, और अब मैंने A1 को A लिख दिया है इस कंडीशन की वजह से जो ऊपर हमने बयान की है। अगर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं तो वो एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम देखते हैं कि समेशन F2 इक्वल्स M2 टाइम्स A2, और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है जो है F21, तो ये बन जाएगा F21 इक्वल्स M2 टाइम्स A। ठीक है, अगेन मैंने A2 को A ले लिया क्योंकि A2 जो है और A1 जो है वो दोनों बराबर है और हमने उनको A का नाम दिया। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और जो F21 है यानी जो फोर्स दूसरा क्रेट पहले के ऊपर लगा रहा है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर ऐड कर दें तो हमारे पास सिचुएशन इस तरह की बनेगी, एडिंग दीज इक्वेशंस, ये बन जाएगा F1W माइनस F12 प्लस F21। ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी, तो राइट साइड बन जाएगी M1 प्लस M2 इंटू A, क्योंकि A कॉमन आ गया तो हमारे पास राइट साइड पे M1 प्लस M2 रह गया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो F12 है ये F21 के साथ कैंसल आउट हो जाती है, और इसको होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो फोर्स 2 क्रेट्स के दरमियान लग रही है वो न्यूटन थर्ड लॉ से आ रही है, एक्शन रिएक्शन, और न्यूटन थर्ड लॉ हमें यही तो बताता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होती है और डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो इसका मतलब है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास F1W इक्वल आ जाती है M1 प्लस M2 टाइम्स A, और यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाता है वो F1W डिवाइड बाई M1 प्लस M2 आता है। और यहाँ पे हमारे पास अब F1W भी दिया हुआ है, M1 भी दिया हुआ है, M2 भी दिया हुआ है। F1W जिसको उन्होंने बुक के अंदर P1W कहा है, तो ये हमारे पास है 3 न्यूटन, और क्रेट की मास 4.2 और 1.4 किलोग्राम है। तो जब ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करते हैं इसमें, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है इस सिनेरियो में वो आती है 0.54 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्रेट के अंदर। तो अब जब हमने ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, तो दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए जो दूसरा क्रेट पहले क्रेट के ऊपर लगाता है, और उसके लिए हम वापस जाते हैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, हमें F21 चाहिए, तो अब मास भी हमारे पास है दूसरे ऑब्जेक्ट की 1.4 किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो हम F21 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो F21 आएगी वो किसके इक्वल होगी? M2 टाइम्स A, और M2 जो है वो 1.42 किलोग्राम है, और जो A है वो हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.54 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो जब आप ये फोर्स F21 कैलकुलेट करते हैं तो इसका जवाब आता है 0.76 न्यूटन। तो ये हमारे पास वो रिएक्शन फोर्स आ गई जो दूसरा क्रेट पहले क्रेट के ऊपर लगाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, वो चूँकि ये फोर्स है हमने इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की है तो हमने इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। और अगर आप
इस डायग्राम के ऊपर देखें जो ये वाली है फ्री बॉडी डायग्राम, तो F21 जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, F12 चाहिए जो ये वाली फोर्स है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अब न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या बताता है कि F21 जो है वो किसके इक्वल है, F12 के मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, जिसका मतलब है कि जो F21 है F12 जो है ये F12 है, वो फोर्स जो पहले क्रेट के ऊपर लग रही है दूसरे क्रेट की वजह से, वो किसके बराबर होगी, -0.76 न्यूटन। और माइनस साइन जो है ये बता रहा है कि ये फोर्स जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, और बिल्कुल ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है जिस तरह मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये ड्रॉ किया था। पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट था, तो F21 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आई है F21, लेकिन जो F12 है वो 21 की अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, तो ये फोर्स जो है ये नेगेटिव आई है। दूसरी एग्जांपल जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो उसकी स्टेटमेंट है, अ फ्लैट बेड कार्ट ऑफ मास 360 kilograms रोल्स ऑन फ्रिक्शनलेस व्हील्स रेस्टिंग ऑन द कार्ट इज़ अ बॉक्स ऑफ मास 150 किलोग्राम। तो ये हमारे पास डायग्राम है इसकी कार्ट की, और कार्ट के ऊपर हमारे पास बॉक्स है और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो मैसेज हैं वो दी हुई हैं। फर्दर ये कहा गया है कि द बॉक्स कैन स्लाइड ऑन द कार्ट बट ईच एक्सर्ट अ फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द अदर ड्यूरिंग द स्लाइडिंग। तो जो बॉक्स है वो इस कार्ट के ऊपर स्लाइड कर सकता है, लेकिन दोनों की सर्फेस के दरमियान कुछ फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। और फर्दर हमें यह बताया गया है कि व्हेन अ वर्कर पुल्स ऑन अ बॉक्स विद अ फोर्स FBW बोथ द बॉक्स एंड द कार्ट मूव फॉरवर्ड। जो वर्कर है यहाँ पे हमारे पास ये वाला, ये जो फोर्स लगा रहा है ये सिर्फ इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन चूंकि बॉक्स और कार्ट के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। But the box moves faster than the cart because the frictional force is not strong enough to prevent the box from sliding forward on the cart। लेकिन ये जो वर्कर जब फोर्स लगाता है बॉक्स के ऊपर तो हमें ये बताया गया है कि जो बॉक्स है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव करता है एज़ कम्पेयर टू द कार्ट, और रीज़न उसकी ये बताई गई है कि इनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि दोनों इकट्ठे मूव कर सकें, और ये मैं भी एक्सप्लेन करूँगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का क्या रोल है इस मोशन में। और फाइनली हमें यह बताया गया कि एन ऑब्जर्वर मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन टू बी 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फॉर द बॉक्स एंड 0.167 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फॉर द कार्ट। फाइंड A the frictional force between the box and the cart and B the force that the worker is exerting on the box। तो हमने ये फोर्स कैलकुलेट करनी है, एक फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉक्स और कार्ट के दरमियान एग्जिस्ट करती है, और दो वो फोर्स जो ये वर्कर इस बॉक्स के ऊपर लगा रहा है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमें तरीका पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करते हैं। तो पहले स्टेप में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करेंगे, और कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में भी बताया था कि इस तरह चूज़ करते हैं कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको आप पॉजिटिव एक्स ले लें और उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में आप पॉजिटिव वाई ले लें। अब हर वो फोर्स जो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगेगी वो पॉजिटिव होगी, और जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी वो नेगेटिव होगी। दूसरे स्टेप में हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें दोनों ऑब्जेक्ट्स की, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम हम कार्ट के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है पार्टिकल की जो मैंने शो किया ये कार्ट है, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट शो कर लेते हैं बॉक्स। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये बॉक्स है। इनके जो मैंने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, इनके साइज़ के को कंफ्यूज नहीं करना, साइजेस वैसे ही हम इससे छोटे और बड़े बन गए हैं, आप इनको पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनके ऊपर फोर्सेस कौन सी लग रही हैं। जो बॉक्स के ऊपर फोर्स लग रही है वो एक ही फोर्स है और वो वर्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और ये FBW है जो ये बताती है फोर्स ऑन बॉक्स ड्यू टू वर्कर। अब देखते हैं कार्ट के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। कार्ट के ऊपर हमारे पास दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, और वो दो तरह की फोर्सेस कौन सी हैं। पहली फोर्स जो है वो देखें तो FBW जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है,
और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो पहली जो फोर्स इस कार्ड के ऊपर लग रही है वो कौन सी है, एफ फ्रिक्शनल। और एफ फ्रिक्शनल जो है इसको फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स कार्ड के ऊपर लग रही है वो किस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये है हमारे पास फोर्स ऑन कार्ड ड्यू टू बॉक्स। इसको बल्कि मैं इसके फ्रिक्शनल फोर्स के नीचे लिख लेता हूँ, फोर्स ऑन कार्ड ड्यू टू बॉक्स। अब अगर हम देखें तो बॉक्स के ऊपर एक और फोर्स भी लगनी चाहिए। वो फोर्स कैसे हमें पता है कि लगनी चाहिए, अगर आप इस फोर्स को देखते हैं जो FCB है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कार्ड के ऊपर लग रही है बॉक्स की वजह से, उस पॉइंट के ऊपर दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है ये इन कॉन्टैक्ट हैं। और जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट होते हैं और एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा हो तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें बताता है कि दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा जो मैग्नीट्यूड में बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो कार्ट है ये भी बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएगी और इस फोर्स की जो FCB लिखी है इसकी डायरेक्शन जो है ये फॉरवर्ड है क्योंकि ये कार्ट के ऊपर लगा रहा है बॉक्स और बॉक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसी तरह जो फोर्स कार्ट लगाएगी इस बॉक्स के ऊपर जिसको मैं FBC कहता हूँ वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अब हमारे पास फोर्सेज आ गई हैं। अब इन फोर्सेज को अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सप्रेस करना चाहें तो जो ये वाली फोर्स है इसके ऊपर अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं तो वो क्या आएगा, समेशन F इक्वल्स M कार्ट A कार्ट, ये बॉक्स है तो ये M बॉक्स A बॉक्स बन जाएगा, M बॉक्स A बॉक्स। और अगर इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो ये समेशन F इक्वल्स बनेगा M कार्ट A कार्ट। और कार्ट के ऊपर हमारे पास एक फोर्स लग रही है FCB और वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगी। तो ये बनेगी FCB इक्वल्स MCAC। और अगर हम बॉक्स के ऊपर देखें तो बॉक्स के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक है FBW जो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है और दूसरी है FBC जो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। तो ये नेगेटिव होगी, ये इक्वल आएगा MBAB के। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके वो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। जो डेटा हमारे पास गिवन है उनमें दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन गिवन है और दोनों ऑब्जेक्ट्स की मैसेज भी गिवन है। तो हम फ़ौरन से ही इस इक्वेशन से ये जो FCB है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो FCB यहाँ से इक्वल आ जाएगी, FCB इक्वल्स मैस ऑफ कार्ट जो है वो दी हुई है 360 किलोग्राम्स। तो 360 मल्टीप्लाइड बाई जो कार्ट का एक्सेलरेशन है वो है 0.167 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो FCB की वैल्यू है वो फोर्स जो कार्ट के ऊपर लग रही है बिकॉज ऑफ बॉक्स वो आती है 60 न्यूटन। तो ये हमारे पास पहली चीज़ आ गई। और अब हमें पता है कि जो FCB है वो इक्वल और अपोजिट है FBC के। तो इसका मतलब है कि ये राइट वाली इक्वेशन में अब हमारे पास FBC भी आ गया। तो यहाँ से हम FBW कैलकुलेट कर सकते हैं और इस इक्वेशन से अब हमारे पास जो FBW आएगा यानी FBW वो क्या आएगा, FBC प्लस MBAB मैस ऑफ बॉक्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स। और ये जो FBC है ये वाला ये FCB के बराबर है क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ हमें बता रहा है। तो यहाँ से जो FBW है वो इक्वल आ जाएगा 60 न्यूटन्स प्लस मैस ऑफ बॉक्स टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स जो दोनों दिए हुए हैं और इनकी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करें तो ये हमारे पास आता है 150 न्यूटन। तो जो FBW है ये आ जाएगा 210 न्यूटन। तो यहाँ से हमने FBW भी कैलकुलेट कर लिया, वो फोर्स जो वर्कर लगा रहा है बॉक्स के ऊपर। तो यही चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी। तो आप इस एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि हम
न्यूटन्स सेकंड और न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों का यूज़ कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है और न्यूटन थर्ड लॉ हर उस जगह पे आ रहा है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किसी रस्सी के ज़रिए। तो उससे वो क्या आ रहा है हमारे पास, थर्ड लॉ, यानी जो जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स होगी वो फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी। लेट्स सॉल्व दिस फाइनल एग्जाम्पल फॉर टुडेज लेक्चर। और इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट ये है, अ पैसेंजर पी ऑफ मैस m इक्वल्स 72.2 kilograms इज राइडिंग इन एन एलिवेटर while standing on a platform scale which is essentially a calibrated spring scale that reads the upward force FPS exerted on the passenger by the scale. The situation would be exactly the same if the passenger were hanging from a spring scale. What does the scale reads when the elevator cab is descending with constant velocity and B is ascending with an acceleration of 3.2 meters per second square? तो हमें ये बताया गया है कि एक लिफ्ट के अंदर, एलिवेटर लिफ्ट ही होती है, एक लिफ्ट के अंदर एक स्केल के ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ है और वो स्केल जो है उस शख्स का जो रीडिंग दे रहा है वेट की वो 72.2 किलोग्राम है। और फर्दर ये बताया गया है कि अगर हम दो सिचुएशंस लें कि जब एलिवेटर ऊपर जा रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी से और ऊपर जा रहा हो विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से, तो स्केल के ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो क्या आएंगी। तो अब हम इस प्रॉब्लम को जनरली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एक्सेलरेशन के लिए और फिर उससे हम उस जनरल एक्सप्रेशन से जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करें। और कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो सारी फोर्सेस जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही ड्रॉ करेंगे। और अब हम ले सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट दिस बी पैसेंजर, लेट दिस बी द ऑब्जेक्ट जो हमारे केस में पैसेंजर है, और इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक पैसेंजर का मैस हमें दिया हुआ है, तो दो फोर्सेस जो हैं वो ये हैं कि एक वो फोर्स जो ये स्केल पैसेंजर के ऊपर लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, सो दिस इज द फोर्स that this scale exerts on passenger, so this is FPS, force on passenger due to scale। और जो दूसरी फोर्स है वो यहाँ पे दी हुई नहीं है, बट डू नॉट फॉरगेट कि दूसरी फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का वेट है, जो ऑफ कोर्स जब भी वर्टिकल मोशन होती है तो उसके ऊपर वेट की फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और इन दो फोर्सेस को अब हमने यूज़ करना है न्यूटन सेकंड लॉ में। और फिर जो हमसे पूछा गया है इन सिचुएशंस में ऑब्जेक्ट का हमने कैलकुलेट करनी है, ये जो फोर्स है ये कैलकुलेट करनी है हमने कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी लगेगी। फोर्स ही कही गई है। व्हाट डज द स्केल रीड्स, ऑफ कोर्स, तो हमने स्केल की रीडिंग लेनी है कि जो स्केल की मेजरमेंट है वो क्या आती है हमारे पास। तो अब अगर हम इस सिचुएशन के ऊपर ये जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, तो पहली बात तो ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा। तो अब हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ बनेगा वो बनेगा समेशन एफ वाई इक्वल्स एम ए वाई, कि एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोड्यूस हो रहा है और जो फोर्सेस लग रही हैं वो भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जब हमने फोर्सेस का सम लेना है तो दो फोर्सेस लग रही हैं, एफ पी एस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगी, और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव होगा और राइट साइड पे आएगा एम टाइम्स ए वाई। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम यूँ लिख सकते हैं एफ पी एस इक्वल्स डब्ल्यू प्लस एम ए वाई, और W जो है वो एम जी के बराबर होता है तो ये बन जाएगा एम जी प्लस एम टाइम्स ए वाई। और यहाँ से एफ पी एस की जो एक्सप्रेशन आती है वो आती है, एम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए वाई प्लस जी। तो ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आती है, वो रीडिंग जो स्केल हमें शो करेगा। तो अब हमारे पास दो सिचुएशंस है। पहले सिचुएशन में वो कहता है कि जब जो एलिवेटर है वो डिसेंड कर रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, विच मीन्स कि ये जो ए वाई है ये ज़ीरो है।
तो पहले केस में हमारे पास ए जो है ए वाई इस केस में वो 0 है, तो यहाँ से जो एफ पी एस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू 0 प्लस जी, जो कि एम जी के बराबर है, जो कि सिंपली वेट है। इसका मतलब है कि पहले केस में जो स्प्रिंग स्केल हमें रीडिंग देगा वो सिंपली उस ऑब्जेक्ट के, उस शख्स के वेट के बराबर होगी। वेट के बराबर होने का क्या मतलब है कि ये रीडिंग वही होगी जो उस शख्स की वेट की रीडिंग होती ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पे वो रेस्ट की हालत में होता। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब है कि जब एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो तो उसके जो वेट है उसकी रीडिंग के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसी सिचुएशन में होगा जैसे वो ज़मीन के ऊपर खड़ा होकर वेट मेजर कर रहा है। तो आप ये वेट मेजर कर सकते हैं, उसका मैथ दिया हुआ है 72.2 ग्राम्स है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 72.2 किलोग्राम है मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। तो ये आपके पास कुछ न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा केस हमारे पास ये है कि हमने देखना है जब एक्सेलरेशन जो है वो डिसेंड कर रहा हो, डिसेंड, लेट मी चेक, एंड पार्ट बी इज असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर जा रहा है 3.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अब अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला पार्ट एक्सेस हमने पॉजिटिव वाई लिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाई है। तो सेकंड केस में जो ए वाई है वो कितना है, प्लस 3.20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसी एक्सप्रेशन में अगर एक्सेलरेशन ए वाई की वैल्यू पुट कर दें तो इस केस में जो एफ पी एस है वो बन जाएगा m इंटू 3.2 प्लस 9.8, और यूनिट्स मैस के किलोग्राम हैं और एक्सेलरेशन के मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हैं, तो ये यूनिट बन जाएंगे जो फोर्स के यूनिट ही होते हैं, जो न्यूटन होते हैं। तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके अंदर तो ये बनता है 939 न्यूटन, 939 न्यूटन। तो इस केस में जो वेट मैयर होगा उस स्प्रिंग स्केल के ऊपर उस शख्स का वो 939 न्यूटन होगा। एक आप एडिशनल केस भी ले सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि जो एलिवेटर है वो 3.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से डिसेंड कर रहा है। जब डिसेंड कर रहा है तो अब ए वाई जो है वो नेगेटिव है। तो इस केस में हमारे पास ये थर्ड केस बना लेते हैं, ए वाई जो है वो क्या आ जाएगा, -3.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, डिसेंड कर रहा है। तो अब जब आप उसका वेट मेजर करेंगे, यानी वो रीडिंग जो स्केल मेजर करेगा एफ पी एस जिसको हमने कहा है, वो किसके बराबर आएगी, m इंटू ए वाई प्लस जी था, तो अब आएगा -3.20 प्लस 9.8, और यूनिट्स आएंगे किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर जो न्यूटन है। तो अब देखें 3.20 जो है वो नेगेटिव आ गया, क्योंकि अब वो अगर डिसेंड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन अब नेगेटिव हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, और ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 476.5 न्यूटन। तो यहाँ से जो नतीजा निकलता है वो नतीजा ये निकलता है कि आप अगर किसी एलिवेटर में हैं और एलिवेटर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो आपकी जो वेट की मेजरमेंट होगी उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो यूं ही आएगी जैसे आप अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़े होकर मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर एलिवेटर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है या डिसलेरेट कर रहा है तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो है ही है, लेकिन आप उसको एडिशनल अब एक्सेलरेशन देते हैं तो इसका मतलब है नेट एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है, और इस एक्सप्रेशन से वाजे है जो ये वाली एक्सप्रेशन है। तो इस लिहाज से जो आपका वेट होगा, अपेरेंट वेट होगा, जो रीडिंग स्केल आपको देगा वो चेंज हो जाएगी। वो या तो आपके वेट से, जो रियल वेट है जो अर्थ की सरफेस के ऊपर आप मेजर करते हैं, उससे ज़्यादा हो जाएगा या फिर उससे कम हो जाएगा।